नमस्कार, मैं अभिषेक भट्ट और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल और इस वीडियो में। और आज वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट एंकर पूजा यादव मौजूद हैं। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस प्रोग्राम में। और आज हम दोनों मिलके फिल्म रिव्यू करेंगे और जिस फिल्म की रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है नदिया के पार। तो पूजा, सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे कि नदिया के पार मूवी आपको कैसी लगी, उसके बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट, थैंक यू अभिषेक फॉर हैविंग मी। इट्स सच अ लवली वर्ड्स अबाउट फिल्म। तुमने रेकमेंड की तो मैंने देखी। मैंने बहुत पहले देखी थी तो मुझे थोड़ी बहुत स्टोरी याद थी। मतलब आया था लिटिल बिट सेंस की फिल्म अच्छी है, गाने अच्छे हैं, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो मुझे यकीनन फिल्म काफी अच्छी लगी। काफी खूबसूरत है और काफी सिंपल, लेकिन स्टिल बहुत ही मीनिंगफुल है। और इसके जो डायरेक्टर हैं गोविंद मुनीश, जो बेसिकली बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँ कि गोविंद मुनीश जी कैसे हैं और उनके स्पेशली नदिया के पार में उन्होंने किस तरीके से अपनी डायरेक्टिंग दिखाई है, तो उसके बारे में आपका क्या योगदान होगा? फिल्म का मैसेज क्लियर है, वो है त्याग, और उन्होंने इसे बखूबी तरीके से दिखाया है जी। एक बॉलीवुड की टिपिकल फिल्म शायद हम लेते हैं कि हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, लेकिन वो किस तरह से हो रही है, क्या जबरदस्ती सिचुएशन डाली गई है। लेकिन गोविंद जी की फिल्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहानी एकदम पुख्ता है और जबरदस्ती की सिचुएशन नहीं डाली गई है। किसी भी फिल्म को हम किसी से आंक सकते हैं कि वो अच्छी है या नहीं, इन सब बातों से, जो गोविंद जी ने बखूबी ध्यान रखा है। आज के समय की जो फिल्म है और उस समय की जो फिल्म है, इन दोनों फिल्मों में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? पर वर्तमान के परिवेश में आप किस तरीके से माहौल को देखती हैं फिल्मों की दुनिया में, और उस दौरान आपको कैसे फिल्म मिले, इसके बारे में बताइए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नदिया के पार रेलेवेंस है या नहीं, ये रेलेवेंट है कि नहीं, कि आज के परिवेश में उस तरह की फिल्में, जब इस तरह के कच्चे घर हुआ करते थे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नदिया के पार आज से 40 साल पहले के परिवेश को दिखाता है। उस वक्त का ऐसा ही समाज था, लेकिन जो स्टोरी है वो आज भी रेलेवेंट है। आज भी भाई के लिए क्या करता है, जिस तरह की न्यूज आती है कि एक भाई ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो है उसे घर से निकाल दिया गया, इस तरह का, या एक भाई ने अपने भाई के लिए क्या त्याग किया। जी। नदिया के पार इन सब चीजों को बहुत ही बखूबी तरीके से दिखाता है और वो आज भी रेलेवेंट है विदाउट अ डाउट। आपको जरूर ये फिल्म देखनी चाहिए। और मैं आप सभी को ये बताते चलूँ, ये फिल्म राष्ट्रीय प्रोडक्शन के द्वारा रिलीज की गई थी। और मेरा अगला सवाल पूजा आपसे ये है कि अक्सर जब मूवी की बात करते हैं ना, या फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो माइंड में मुंबई आता है, महाराष्ट्र आता है, और अभी वर्तमान की बात करें तो नोएडा भी आ जाएगा, कहीं ना कहीं फिल्म सिटी बनाई जा रही है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये मूवी उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले के विजयपुर नामक ग्राम में शूट की गई, यूपी में शूट की गई फिल्म। कैसा लग रहा है आपको, जहां आप रहती हैं? बिल्कुल, यूपी मेरे लिए तो बहुत गुरूर की बात है, क्योंकि मैं इसे अपने पर्सनल चीज से लेके देखती हूँ। आज कल, हाँ, जैसे कि तुमने कहा कि मुंबई, जब भी फिल्मों की बात आती है तो हम मुंबई जैसे मेट्रो शहर की बात करते हैं, महानगरी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे शहरों में इसका कितना योगदान है या कितना इंटरेस्ट है, हम ये नहीं देखते हैं। लेकिन आज भी अगर आप देखें डॉक्टर जी फिल्म, अब तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमारी खुद जो एक मूवी हब बन गई है। इतनी वेब सीरीज वगैरह जो यहाँ पे शूट की जा रही है, इट मीन्स कि यहाँ का लोकेशन काफी अच्छा है और फिल्में जो है सही बजट के साथ बन पा रही हैं। सो ऑब्वियसली अच्छा लगता है कि मैं खुद भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विद्यार्थी हूँ, और जब मुझे पता चलता है कि फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हो रही है, एंड यू नो व्हाट, मैं डॉक्टर जी भी अपनी, ये मेरा पर्सनल बायस हो सकता है, मैं डॉक्टर जी भी इसलिए देखने गई थी क्योंकि यहाँ पे शूट हुई थी। एंड व्हेन जब भी वो आ रहा था, आई मीन आर्ट फैकल्टी या साइंस फैकल्टी, एंड आई फील सो प्राउड। सो ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा लगता है, सो व्हाई नॉट मी। एंड अगर हमारे जैसे शहरों में शूटिंग वगैरह हो रही है तो ये हमारे लिए भी अच्छा है। एंड अब तो यूपी में भी फिल्म सिटी बनने वाली, सो फील सो हैप्पी टू दैट। तो ये बहुत मतलब कॉमन सी बात है कि हमारे यूपी में जब ये चीज़ देखने को मिल रहा है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार है। और अपने जो हमारे ऑडियंस है उनको ये भी बताना चाहूँगा कि नदिया के पार मूवी हमारी स्पेशली इलाहाबाद की बात करें तो 136 हफ्तों तक चली थी। और उसके जो निर्देशक थे गोविंद मुनीश जी, वो एक डायलॉग राइटर भी थे। तो एक डायरेक्टर और एक डायलॉग राइटर, उसके बीच में आपको क्या कंपैरिजन नजर आता है? क्या कुछ आप देखती हैं उन दोनों के बीच में?
एक डायलॉग राइटर कैसे डायरेक्टर की तरफ बढ़ता है, क्या कहेंगे आप? एग्जैक्टली वैसे अब तो हम देखते हैं कि हर ईच एवरी डिपार्टमेंट का एक अपना एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट होता है। डायलॉग राइटर अलग है, राइटर्स अलग है, लेकिन यहाँ पे ये देखने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक राइटर डायलॉग भी लिख सकता है। हालांकि है कि राइटिंग ही है, लेकिन स्टिल बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही थिंग आपको डिफरेंस ऐसा लग रहा होगा, लेकिन दोनों बहुत ही अलग चीज़ हैं। और अगर एक राइटर डायलॉग भी लिख लेता है तो यकीनन ये काफ़ी अच्छी बात है। जी, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे ताराचंद भट्टाचार्य जी, उन्होंने इस पे 80 लाख रुपए खर्च किए थे। और फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो भारत में 2.70 करोड़ और दुनिया भर में 4.20 करोड़ रुपए इस पे लगे थे। और 1982 की ये जो सुपर हिट फिल्म है ना, इसे बैठकर देखा जा सकता है, परिवारों के साथ देखा जा सकता है। चलिए अब थोड़ा सा इसके म्यूजिशियंस पे बात करें। इसके म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन हैं। आपका क्या विचार है रविंद्र जैन पे? जैसा कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने रामायण जैसे आइकॉनिक गाने हमें दिए हैं, और वो हम कभी नहीं भूल सकते। ना हमारी इंडस्ट्री भूल सकती है, ना मेरे पापा भूल सकते हैं, ना इवन कोई भी नहीं भूल सकता, ना हम भूल सकते। इवन मुझे लगता है कि लॉकडाउन के समय में जब रामायण को रिपीट किया गया तो उसके कैरेक्टर्स और उसके म्यूजिक डायरेक्टर्स सबका जिक्र किया गया था। इवन आज की जनरेशन इतना रिलेट कर पाती है, ये देखना बहुत रील के जमाने में जहाँ FYI ट्रेंडिंग जैसी वो कैब चल रही है, और वहाँ पे अगर रामायण जैसा इथिकल चीज अगर यूथ को पसंद आ रहा है, तो ये दिखाता है कि कनेक्टिविटी अभी भी है। और रामायण में डायरेक्शन, एक्टिंग, दैट्स द अदर थिंग, बट उसके गाने आज भी लोगों को पसंद है, और उसके गाने ही हमें जोड़ते हैं उससे। सो रविंद्र जैन जी को लेकर सम्मान हम सबके दिल में है। और अगर गाने की बात करें तो पूजा हम चाहेंगे एक गाना आप एक लाइन जरूर गाओ, क्योंकि थोड़ा अवधि टाइप में है, सो मेरी लैंग्वेज नहीं है, मैं तुमसे जानना चाहूँ। एक लाइन मैं सुनना चाहूंगा, फिर भी मेरी ऑडियंस सुनना चाहेंगी। एक लाइन ही गाइए, कोई भी एक सॉन्ग, मैं चाहता हूँ कि आप उसे गाएं। प्लीज डोंट जज माई लैंग्वेज, बट स्टिल वन लाइन इज वेरी ब्यूटीफुल ना। कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया, समथिंग, प्लीज करेक्ट मी। एग्जैक्टली, एंड आपकी आवाज भी नॉट बहुत रियली, यू हैव टू सिंग, गाओ। सिंपल सा सॉन्ग है कि कौन दिशा में लेके चला रे बटोया। अब रविंद्र जैन की तो हम मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते, कहाँ उनकी आवाज और कहाँ हमारी आवाज। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है इस फिल्म की। अगर सबसे खूबसूरत बात अगर मुझे कुछ लगी, जैसा कि हम सुनते भी हैं कि भोजपुरी वाले कहते हैं कि उनकी फिल्म है, हिंदी वाले कहते हैं कि उनकी फिल्म है, लेकिन ये फिल्म जो है दिखाता है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है हमारा, और वी आर द सेम। लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल वी रिलेट दैट। सो दैट्स फॉर मी, आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल। साहित्य की अगर बात करें हम, तो यह फिल्म जो है बेसिकली केशव प्रसाद मिश्र जी की जो उपन्यास है कोहबर की शर्त पे बनाई गई है। इंटरेस्टिंग, मुझे पता चला कि ये उपन्यास में मतलब 22-21 साल होने को है, एंड मुझे नहीं पता था, बट थैंक यू भट्ट, तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि उपन्यास। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आज के परिवेश की जो फिल्में हैं वो जिस भाषा में है, और उस समय जिस भाषा में यह मूवी बनाई गई 1982 में, क्या ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर हमें किसी भी चीज को समझना है, अब अभी हम कोई बात रख रहे हैं, तो हमें ये जानना, ये समझना, ये बेस है हमारा कि हम किस समय की बात कर रहे हैं, किस परिवेश की बात कर रहे हैं जी। उस वक्त का परिवेश ऐसा था, लेकिन आज अगर कोई फिल्म अगर रिलेवेंट है, अगर किसी कैरेक्टर का ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसकी भाषा अवधि है, सो वी ऑल्सो रेलिवेंट है कि हम उसे इंक्लूड करें। बट अगर आज के टाइम पे इस तरह की फिल्म बनती है, आई मीन इस फिल्म की रिमेक ही है हम आपके हैं कौन, अगर हम उसकी भाषा देखें तो दैट्स वेरी हिंदी, मतलब हमारी ही भाषा की तरह है। सो इसलिए बनाई गई क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो अवधि वगैरह इतना ना बोलती है ना समझती है जी। सो हमें समझना होगा कि हम किस समय और किस परिवेश की बात कर रहे हैं। इस फिल्म में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी? गाने। अगर मैं अपनी बात करूं तो कुछ चीजें मैंने बहुत ज्यादा पॉइंट आउट की थी कि सरल जीवन, देवर भाभी का रिश्ता, गांव का प्रेम, नहर, पगडंडियां, मुझे ये चीजें बहुत पसंद है। कास्टिंग की बात करें, व्हाट अबाउट गुंजा के बारे में क्या है? ब्यूटीफुल कैरेक्टर एक्चुअली, And what about- आंखों में वो चलता दिखती है जो उनका कैरेक्टर है। आई मीन
उनकी मम्मी कहती है ना कि इसको समझ नहीं है कब बड़ी होगी या इस तरह से, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। किसी भी एक्टर को अगर मैं पर्सनली अगर देखती हूँ तो उसकी एक्टिंग उसकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आनी चाहिए। डायलॉग राइटर अच्छे डायलॉग लिखते हैं, लेकिन अगर डिलीवरी नहीं अच्छी है तो वो टच नहीं करती है जी। और चंदन की मैं क्या ही बात करूँ, सचिन इज आइकॉनिक एक्टर, वी ऑल नो दैट। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग चंदन जी के बारे में बताना चाहेंगे, या चंदन कहे या सचिन जी के बारे में बताना चाहेंगे कि उनको चाइल्ड आर्टिस्ट से नवाजा गया, और चाइल्ड आर्टिस्ट का उनको अवार्ड देने के लिए हमारे सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने दिया था। वी आर वेरी थैंकफुल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कि उन्होंने इतने अच्छे चाइल्ड आर्टिस्ट को चुना, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। और अगर बात करें कि उस मूवी की जो मेन खूबी है वो आपके बारे में क्या कहती है, मतलब आप उससे क्या समझती है, उसकी जो मेन जो क्या कुछ निकलता है, मैसेज क्या निकलता है, इसके बारे में। मैसेज ऑब्वियसली हम कोई भी कंटेंट देखते हैं सो एंड में हम मोरल वैल्यूज वगैरह समझते हैं कि कहना क्या चाहती है कहानी। मुझे ऐसा लगता है कहानी की थीम ही त्याग है, फिर वो चाहे प्यार के थ्रू हो, लेकिन फिर भी दूसरों की खुशियों के लिए अगर हमें खुद को एक कदम पीछे रखना पड़े तो शायद ये गलत नहीं होगा। ये कहानी कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास कराती है। और कुछ और कैरेक्टर्स थे उनकी भी अगर बात कर लें तो इंदर ठाकुर की अगर बात करें तो एग्जैक्टली लुकिंग वेरी गुड, और वो सुपरस्टार हमारे जो विलन का कैरेक्टर निभाते थे हीरा लाल जी के बेटे थे। और बहुत सैड न्यूज़ है उनके बारे में कि एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में के बॉम्ब ब्लास्ट में वो अपने बच्चे और अपने पत्नी के साथ उनकी डेथ हो गई थी। हमारे लिए बहुत ज़्यादा सैड रहा है। और कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स मुझे लगते हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं। जो मिताली थी उसने रूपा का किरदार निभाया था, विष्णु कुमार वैश्य ने वैद्य जी का किरदार निभाया था, लीला मिश्रा ने काकी का किरदार निभाया था, राम मोहन ने काका का किरदार निभाया था, एंड शीला शर्मा जिसने रज्जो का किरदार निभाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ आपको पूजा, कि वास्तव में उस मूवी की जो पंडित थे वो असली में पंडिताई करते थे। और उस मूवी की जो नाउन थी वो उस गांव की नाउन थी, विजयपुर की गांव जो था वहाँ की नाउन थी। कितना अच्छा, कितना सही है ना कि अब क्या है कि मुंबई में हम जाके थिएटर करते हैं और सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल रहा है। ये इस खुशी अगर आपको मिलता वो मौका तो आप वहाँ पे क्या करते, कैसे एक्सप्रेस करते अपनी फीलिंग्स को, जरा इसके बारे में बताएंगे। अगर मैं वहाँ पे होती, अगर मुझे कुछ एक्टिंग के लिए उन्होंने कहा होता जी, गुंजा का कैरेक्टर, oh my God, गुंजा का कैरेक्टर आपको याद है? और गुंजा की कैरेक्टर ही क्यों, उसमें अपनी गुंजा के बारे में क्या ऐसा चीज? सो फ्री, एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको फ्री फील करा दे। आई थिंक दैट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग, सो आई लव दैट कैरेक्टर। और एक चीज़ और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि उस मूवी में शादी के दौरान जितनी महिलाएं बैठी थी वो उसी गांव की महिलाएं थी, और यूनिट संचालक जो राम जनक सिंह जी की थे वो भी उसी गांव के प्रधान थे, जहां तक हमारी सूत्रों से पता चला है। और सबसे बड़ी बात, एक विवादित बात ये थी कि पुलिस को 1 लाख रुपए दिए गए थे। और एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा पूजा, कि हमारे ऑडियंस के लिए इस फिल्म से जुड़ा हुआ आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली जब तुमने मुझे फिल्म रेकमेंड की तो मैंने कहा था कि मैंने कोरियन वगैरह की सिनेमा देख रखा है, सो ये फिल्म मैं क्यों देखूं, मतलब तो तुमने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए उनको। आई थिंक इफ यू, अगर आप सिनेमा को समझना चाहते हैं, आप फैमिली की इम्पोर्टेंट, ऐसे कई सारी फिल्में बनी है। राजश्री प्रोडक्शन तो इसलिए जाना ही जाते हैं कि फैमिली इंपॉर्टेंस वगैरह की फिल्में बहुत बनाते हैं। हम आप क्या है कौन, देयर इज मेनी 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 मेनी। नदिया के पार क्यों देखा जाए, एक्चुअली अगर आपको इस डिजिटल जमाने में जहाँ AI जैसी आर्टिफिशियल एजेंसी की बात हम करते हैं, अगर आपको उस समय के परिवेश को समझना है, उस समय को और उस किस तरह की बातें हुआ करती थी, लड़कियों का किस तरह से रोल हुआ करता था, या किस तरह से घर की जिम्मेदारी वगैरह एंड ऑल, अगर आप समझना चाहते हैं और फील करना चाहते हैं तो आपको नदिया के पार जरूर देखना चाहिए। एंड इट्स वेरी स्वीट एंड क्यूट फिल्म, आपको देखना ही चाहिए। तो बेसिकली हमारा निष्कर्ष ये निकला कि बहुत स्वीट एंड क्यूट फिल्म है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा मेरे साथ जुड़ने के लिए। और तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारी सहयोगी एंकर पूजा ने फिल्म के बारे में रिव्यू दिया। हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको बताने का कोशिश किया।
और इसी तरीके से और भी फिल्म्स का अगर रिव्यू हमें देना होगा तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार एंड थैंक यू सो मच पूजा हमारे साथ ये प्रॉपर कन्वर्सेशन करने। थैंक यू।